चलो, हैप्पी कम बैक। बहुत सुखद आगमन दोबारा से आपका। सेशन हुआ था, सेशन के अंदर बात की थी हमने किसकी? जीडी के मेन पॉइंट्स की। जीडी में, और जीडी में खास तौर पर कौन से पॉइंट्स की बात ज्यादा की थी अपन ने? जीडी में डूज और डोंट्स, क्या करें और क्या न करें अपन जीडी के अंदर। हमने जीडी के बेसिकली टॉपिक नहीं लिए थे, टॉपिक कोई हमने उठाया नहीं था, तो ये नहीं पता कि भाई हम इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। मॉर्निंग सेशन में आपको बताया था कुछ फेवरेट, इंग्लिश में कहते हैं कैच वर्ड्स। क्या कहते हैं? ध्यान देना प्लीज, है ना? हाथ चले न चले, नजर चले न चले, कान चलने चाहिए आपके। कान, आपके कान पहुंचा देंगे आपको उस जगह जहां आपका जाना तय है। ठीक है ना? तो जीडी के अंदर कुछ फेवरेट जो है, टॉपिक वाइज नहीं लेते हम, जनरल हम बताइए कोई कैच वर्ड्स होते हैं। कैच वर्ड्स का मतलब क्या होता है? पालतू शब्द होते हैं। पालतू शब्द से मेरा तात्पर्य क्या है? जैसे पालतू बिल्ली, पालतू जानवर, अपन कुत्ता वगैरह पालते हैं तो अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेट। पेट। तो ऐसे ही पेट वर्ड्स हैं। और पेट वर्ड्स का जब आप कॉम्बो चलाते हैं ना, कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब है प्लस पेट वर्ड्स को प्लस करते चले जाते हैं, तो फिर आपके क्या बन जाते हैं? कैचिंग सेंटेंसेस बन जाते हैं। कैचिंग सेंटेंसेस आमतौर पर हर जीडी को ओपन या क्लोज इन्हीं सेंटेंस के साथ अपन करते भी हैं। ठीक है? अंदर का सब्जेक्ट मैटर भले ही बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अंदर ज्वाइंट फैमिली आपका अगर टॉपिक ही है, तो अंदर तो ऑनर किलिंग तो चलेगा नहीं। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार, तो उसमें आप ऑनर किलिंग, अंतरजातीय विवाह में शादी कर देना, अंतर गोत्र में शादी कर देने पर लड़का लड़की की हत्याएं कर देना, ऑनर किलिंग में वो आते हैं कि नहीं? तो वो तो ज्वाइंट फैमिली में नहीं आएंगे, तो अंदर के इंटरनल मैच चले। लेकिन कैचिंग वर्ड जो है इसके, आपके कैचिंग सेंटेंसेस जो है, वो शुरू में हर जीडी में सेम रहेंगे। आई टेक प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग अबाउट द टॉपिक। अब आप 500 टॉपिक ले लें, सब में यही सेंटेंस चलेगा, सेम सेंटेंस, जिसको हिंदी में ये कहते हैं कि इस आज के इस प्रसंग के इस कथन पर सबसे पहली शुरुआत करने का गौरव मैं हासिल करना चाहूंगा। टॉपिक तो आया ही नहीं है ना, सेंटेंस तो आपने ओपन कर दिया, और फिर आप अंदर घुसोगे किस पे? टॉपिक के हिसाब से। तो ये कैचिंग सेंटेंस जो है वो आपको रटाएंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से क्रैम कर लेना है। अगर आप एक बार क्रैम कर लोगे तो फिर दोबारा आपको प्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। मुंह से किसी चीज को बोलना और रट करके और उसको दिमाग में सेट करके आप 50 साल बाद भी उसकी डिलीवरी कर सकते हो, वो इतना परफेक्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 1975-76 में, 1975-76 में मैंने एक ऑडियो कैसेट सुनी थी। 3 कैसेट का सेट आता था। पहली बार 3 कैसेट एक डब्बे में आई थी, और फिल्म का नाम था शोले। और छोटी सी बाल सुलभ उम्र में मैं उसको टेप को सुनता था। दृश्य तो होते ही नहीं थे, फिल्म तो स्क्रीन पे थिएटर पे दिखाई जाती है, हमारे पास तो केवल कैसेट थी, तो केवल आवाजें आती थी आंख बंद करके। मुझे वो लाइन से, आप पहला डायलॉग बोलो फिल्म का शुरू से अंत तक बिना रुके, पूरा का पूरा शोले का 21 रील का डायलॉग है। लेंथ होगी उसकी कोई 16,000 मीटर। अगर रील बिछाना शुरू कर दो आप, तो किलोमीटरों में जाएगी वो रील जो डब्बा होता है। अब तक याद है, अब तक 50 साल हो गए, 48 साल तो हो ही गए 75 को। कैसे याद है? हमने उसको सुना पहले, फिर दोहराया, फिर बोला। नतीजा यह हुआ कि स्मृति पटल के ऊपर यहां पर एक टेप होती है, और उस टेप पर क्या होता है? फिक्स हो जाता है, और आप जिंदगी में नहीं भूलते हैं। ठीक है? आपको कोई बोले कि 12 खड़ी सुनाओ,
तो आपके मुंह से निकलेगा कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला। इस उम्र में अगर आप चाहोगे बोलो कैसे ककड़ी, कैसे कमल, कैसे कटहल, कैसे खुरपी, नहीं निकलेगा। जानते हो क्यों? आपने याद क्या किया था बोल बोल के? कैसे कबूतर, कैसे। तो आज आप कैसे बोलोगे? कैसे कटहल, कैसे खुरपी, कैसे गमला ही निकलेगा ना। यह है शब्दों को पढ़ने की, बोल करके, सुन करके और वापस से चीजों को दिमाग में सेट करने की ताकत। आई एम हैप्पी टू टेक द प्रिविलेज टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑन द टॉपिक, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपका टॉपिक कोई दूसरा है तो उसमें वही लाइन तो बदलेगी। कौन सी? अंदर वाली। आई एम हैप्पी टू टेक द प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द डिस्कशन ऑफ टूडेज टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हटा दिया, उसकी जगह बोलते टूडेज टॉपिक, शुड प्लास्टिक कैरी बैग्स बी बैन्ड परमानेंटली टू सेव द वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ और सी लाइफ और ओशन लाइफ, जो भी आपका दिया हुआ उसमें। अंदर की एक लाइन बदली, बाकी चीज क्या हुई? एज इट इज सेम हो गई। ठीक है। तो इसको करने के पहले ये जो पैटर्न है इसका, इस पैटर्न में जो प्रीवियस ईयर अपने टॉपिक हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या होता है? कोई कहते हैं 2021 को एक लॉन्ग क्वेश्चन आया, 2021 की साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आया, चैप्टर का नाम था मान लो द लास्ट लेसन या डीप वाटर। अब बोले ये तो 2021 में आया है, 2022 में कौन सा आया है? 2022 में आया है लॉस्ट स्प्रिंग का, वो बचपन जो खो जाता है चूड़ी बनाने वाले कारखाने का, इस तरह का कोई। 2022 में तो आ गया फलाना, और एक आ गया जेंसी वाला गोइंग प्लेसेस का, जो दो सखी सहेलियों की कहानी होती है जो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है, याद है? तो वह 2022 में आ गया। अब 23 में तो ये दो छोड़ दिए, किसके? 22 के दो छोड़ दिए, ये 21 में आ गए दो, ये 22 में आ गए दो, बचे 6 चैप्टर है उसमें से करी 21 वाला फिर से 23 में आ गया। 23 में जो दो आए थे उसमें से एक तो नहीं आया, एक तो नया आ गया, लेकिन एक फिर से रिपीट हो गया। अब ये किस संदर्भ में कह रहा हूं, आपको पता चल गया होगा। ये बार बार पूछा गया है। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, ठीक है, वन नेशन वन एजुकेशन, ऐसा भी हो सकता है एजुकेशन हटा दे और क्या बोले, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी हटा दे। ये जो मैं बोल रहा हूं आपके तो नजरों में आने चाहिए, आ रहे हैं ना? और ऐसा भी हो सकता है ये वृद्धाश्रम, ये वन नेशन वन इलेक्शन ना आए, इसकी बजाय क्या आ गया? वन नेशन वन कोड। कोड जानते हो ना आप? सिविल जो आपके समान नागरिक संहिता जो होती है, विचारधारा की जो होती है, सिविल कोड जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में कानून अलग क्यों है, सिक्किम में कानून अलग क्यों है? अगर तो मैं भारत संघ का, भारतीय गणराज्य का नागरिक हूं, तो मुझे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुझे अनुमति मिलनी चाहिए। मुझे क्यों रोका जा रहा है? कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और अरुणाचल में मेरी जमीन है, मैं बेच नहीं सकता, मैं खरीद नहीं सकता, और यहां मैं खरीद सकता हूं हरियाणा में, राजस्थान में। अरुणाचल वाला राजस्थान आके खरीद सकता है, लेकिन राजस्थान वाला वहां नहीं खरीद सकता है। तो ये समान वो होनी चाहिए, नागरिक, समझ रहे हो क्या? अधिकार के कानून। तो वन नेशन वन कोड भी हो सकता है आपकी जमीन से नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, तो अब ये देख लो आप, अनएम्प्लॉयमेंट आपको देगा, इससे तो बजाय वो एआई दे देगा या चैट जीपीटी दे देगा। चैट जीपीटी, कितनों को पता है चैट जीपीटी के बारे में? नहीं पता है ना? एक आदमी इसमें काम करेगा, 1 लाख आदमी की नौकरियां चली जाएंगी। एक आदमी चैट जीपीटी पे काम करेगा, केवल एक आदमी।
एक सॉफ्टवेयर पे बैठ जाएगा। सॉफ्टवेयर समझते हो ना आप, मोबाइल का। 1 लाख लोगों की नौकरी खत्म। तो अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट पूछेगा, इससे अच्छा ये बोल देगा ना कि चैट जीपीटी के बारे में बताओ आप। ठीक है, ये आपके चैट जीपीटी में, चैट तो आपको पता ही है, चैट और जीपीटी में होता है ये आपके जनरेटेड प्री डिटरमिनेंट ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर नहीं जो बिजली का। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो लिखते हो, सब कुछ ये कर लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको चैट जीपीटी के प्रोग्राम में जाकर इसको बोलो कि मुझे बायो की 12 चैप्टर की एक बुक लिख दे मेरे नाम से। ये चैट जीपीटी 12 चैप्टर की पूरी 12th की एनसीईआरटी की बुक लिख देगा आपके नाम से। बर्बाद तो हो ही गए ना हम, किसमें, इसमें। तो ये उसका तो ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो फिर। और ये एआई है, एआई का काम करने वाले कितने लोगों की नौकरी खा गए। सब कुछ, हर काम वो जो इंसान कर सकता है, सोच सकता है, कर सकता है, वो मशीन भी कर सकती है, जिसके पास एआई की नॉलेज है और सॉफ्टवेयर है, पैकेज है। तो इन पे ज्यादा फोकस करेंगे बजाय डायरेक्ट इसके अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, और ये टॉपिक वैसे भी गवर्नमेंट आने नहीं देगी, आपको पता है। रेल हादसों पे अब आपके बालासोर ट्रेन हादसे के ऊपर में जीडी नहीं बनेगी। क्यों? रक्षा मंत्रालय किसके अधीन है पता है आपको? तो वो रेलवे मंत्रालय भी उसी के अधीन है। तो उस पर क्यों डिस्कशन करेंगे? लोग बोले अल्ले बालासोर ट्रेन डिरेलमेंट के ऊपर जीडी आई थी, पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब हम काम की बात करते हैं। टॉपिक्स को एक बार मद्देनजर देखकर थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लें आप। 1-2 अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यह पूछेगा। ओल्ड एज होम बार बार पूछा जाता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 3। अब ये जैसे ये टॉपिक है, ओपन करते हैं अपन, ध्यान से सुनोगे आप टॉपिक। इसमें एक वर्ड भी अगर आप बोल दो ना, कॉलोसल, मैं जानता हूं आपके लिए भारी पड़ेगा, पर वॉकेब सिखानी पड़ेगी मुझे, और नहीं सिखाऊंगा वॉकेब तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक शब्द है हिंदी में भव्य, गगनचुंबी। अब ये हकीकत है कि ये गगन को नहीं चूमती है मूर्ति, पर इसमें कहीं ना कहीं आपका एक जिक्र होना चाहिए कि कॉलोसल धातु क्या है इसमें? धातु क्या है इसमें? अब जीके का क्वेश्चन है तो मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं तो क्या बोलूं। आप सीधा कर दो, कॉलोसल स्टेच्यू, कॉलोसल स्टेच्यू ऑफ, मिक्स है इसमें, स्टील भी है, ब्रॉन्ज भी है, अलॉय कर दो आप तो चलो। कॉलोसल स्टेच्यू ऑफ अलॉय डेडिकेटेड टू सरदार पटेल बोलेंगे, सरदार पटेल। इससे पहले इसकी उपाधि क्यों नहीं बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। और अब बोल दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी वगैरह नहीं लगाना है। मोरारजी देसाई जी, इंदिरा गांधी जी, मोरार में जी लगा हुआ ऑलरेडी, मोरारजी देसाई, वो जी उसके नाम में है। ठीक है, जैसे हरजी राम बुर्डक, इसमें कोई जी नहीं लगा हुआ है। हरजी क्या है? नाम है, और राम उसके अंदर घुसा हुआ, हरजी राम बुर्डक जैसे, वैसे नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंदर में बोलना है सैल्यूट टू द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। राजस्थान के बच्चों की
परेशानी क्या है ये भी जान लो। राजस्थान के बच्चों की परेशानी है वो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। किसी भी बच्चे से पूछो, कल एक स्कॉर्पियो पलट गई पानी में, और पलट करके पानी से गई तूफान में, नदी में। कहां किस जिले की घटना है ये, देख लो। तो आपको यह भी नहीं पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका टॉपिक आ गया, आपके डिस्कशन का हिस्सा है, और आपको यह नहीं पता कि इसमें कौन सी धातु लगी हुई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एग्जैक्टली किस जगह है, हैं? तो ये वही यहीं पे आ गई जो मैंने बोला आपको। भारत के द फर्स्ट होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री थे ऑफ स्वतंत्र भारत, ऑफ फ्री इंडिया। 5 सेंटेंस में आप बोल गया हूं अब तक, आपने सुना हो तो सही कह रहा हूं। कंटेंट जो है, सामग्री जो है, ये आपको पूरी ना मिले क्या हुआ यार, कतरा तो उसमें आपके पास होना भी चाहिए। अब जैसे अगर यही आ गया तो अब आप मन ही मन क्या करोगे आज के क्लास के बाद, कि आ जाए पटेल की मूर्ति आ जाए, देखो फाड़ देंगे। क्यों? पता तो चल ही गया, कुछ तो पता चल गया ना। अब इसको सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज मतलब समझते हो आप, इसको पिरोना है क्रम में, ठीक है ना। क्रमबद्ध पिरोने का मतलब यह है कि आपको पहले मूर्ति के बारे में 2 शब्द बोल करके किस चीज की बनी हुई है, उसके बाद में बोल देना किसकी बनी हुई है, और जो जिनकी बनी हुई है वो कौन थे, राइट। फिर आ रहेंगे इसके उद्घाटन पे, इसका उद्घाटन किसने किया था, फिर इस मूर्ति का महत्व क्या है, नाम में दिया हुआ है एकता। दिस स्टेच्यू बांध के रखती है द पीपल ऑफ दिस कंट्री टुगेदर। इस देश के लोगों को बांध कर रखती है। आ रहा है समझ में? ये सब नोट्स में कराऊंगा, अभी तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन चला रहा हूं आपको। कुछ दिनों में आपके हाथ चलेंगे, जीभ चलेगी, है ना, आंखों के साथ साथ कान भी चलेंगे। अब यहां इसी क्लास में बच्चे बैठे हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं। एक बालक को मैं खड़ा करके कहूं कि बच्चे सच सच बता ये क्या है। सबको तो नहीं कहूंगा, कईयों को, बहुतों को आता है, ठीक है। किसी बच्चे से मैंने पूछा बेटा ये क्या है कैपिटल पनिशमेंट, बच्चा बोलेगा कैपिटल का मतलब तो राजधानी, और पनिशमेंट का मतलब दंड। तो जो राजधानी में दंड देते हैं जयपुर में या दिल्ली में, वही कैपिटल पनिशमेंट है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इंग्लिश है, किसी की सगी नहीं है। इसकी हिंदी सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इसकी हिंदी है सजाए मौत। इसकी हिंदी बता रहा हूं आपको, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है सजाए मौत। समझ गए आप? इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट क्या है? हिंदी थोड़ी बोल पूछी है मैंने, सजाए मौत। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट क्या है? स्लॉटरिंग है? नहीं है स्लॉटरिंग। शूटिंग है? गन शॉट है? फांसी। चलो हिंदी में भी मान लूंगा। इंडिया में सजाए मौत है, उसका नाम है, इंडिया में सजाए मौत को कहते हैं हैंगिंग टिल डेथ। जब तक दम ना निकल जाए तब तक फांसी पे लटकाए रखते हैं। जब रीढ़ की गर्दन की हड्डी टूट जाती है और सांसें बंद हो जाती है, तब उसको रस्सी से नीचे उतारा जाता है। और तब भी डॉक्टर कहता है पहले देख करके उतार लो, मर गया। नहीं कल को खड़ा हो गया ना वो दोबारा, तो फांसी नहीं दे पाओगे फिर आप, क्योंकि फांसी उसको पहले लग चुकी थी। बरी हो जाएगा वो, क्योंकि एक अपराध की 2 बार फांसी हो नहीं सकती। जान दो कैपिटल पनिशमेंट। कुछ डिबेट ऐसे है, ध्यान से सुनना, कुछ डिस्कशन ऐसे हैं, चाहे वो जीडी के हों, चाहे मोनो हो, चाहे 1 to 1 हो, और चाहे ग्रुप में हो, और चाहे पार्टनरशिप में हो। पार्टनरशिप का मतलब 2-2 के जोड़े में भी होती है डिबेट, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। वो आपके सिलेबस में नहीं है।
तो ये जो पैटर्न है, इसमें पैटर्न में कैपिटल पनिशमेंट या कोई जो हम टॉपिक बोलते हैं, उसमें ध्यान से सुनना। सजाए मौत में दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। आप दोनों तरफ बोल सकते हैं। एक तो आप इसके इंग्लिश में पढ़ाऊं ना, इंग्लिश में पढ़ाऊं ना, एक तो आप इसके सपोर्ट में बोल सकते हैं और एक आप इसके अपोजिट में बोल सकते हैं। ठीक है? और दोनों को मिक्स करके भी बोले ना, दोनों को मिक्स करके आप इसका क्या बना लीजिए? कॉकटेल बना लीजिए। ठीक है? और मिक्स करके भी बोल सकते हैं, पर पलटना नहीं है फिर अपनी बात से। नंबर कई बार इसलिए कट जाते हैं, वो सोचते हैं मॉडरेटर क्या सुन रहा है, ये तो मोबाइल चला रहा है, ये तो सेल फोन पे बात कर रहा है किसी से, मान लो इस तरह का। हालांकि वहां बहुत डिसिप्लिन काम होता है, बहुत डिसिप्लिन काम होता है, बट जब रोल ओवर होता है तो उस टाइम पे वो सेल फोन यूज कर लेते हैं। आपको तो लगता है कि वो नहीं सुन रहा होगा, तो कई बार क्या होता है, आप अपना पॉइंट भूल जाते हो, आपके दिमाग से उतर जाता है और आप उसको उसी को क्वैश कर देते हो। क्वैश कर देते हो मतलब जो आपने शुरू में बोला, आपने उसे क्या कर दिया? दोबारा से रद्द कर दिया, गलत फहमी की वजह से। इसीलिए मैं कहता हूं कि सपोर्ट और अपोजिशन दोनों में बोलोगे तो वो आपको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने विरोध और समर्थन दोनों में बोला है। ये कैपिटल पनिशमेंट जो है, ये इसमें तो दोनों हो गए, लेकिन आप वृद्धाश्रम के लिए सपोर्ट में कैसे बोलोगे? दोनों में कैसे बोल सकते हो? दोनों में आप नहीं बोल सकते, आपको इसके खिलाफ बोलना है। होने ही नहीं चाहिए वृद्धाश्रम। ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं समझते अगर, तो क्या करें आप? मार थोड़ी डालें भूखे मां बाप को जीते जी। बीवी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं, आधुनिकता की दौड़ में जरूरतें इतनी बढ़ गई कि बूढ़े मां बाप की सांसों अब परवाह किसको है? बोलने को तो आप ये भी बोल सकते हो, बट आपको पता है कि ये गलत है, तो आप ले ही नहीं सकोगे इसको। ऐसे ईव टीजिंग है। अब यहां पे भी बच्चों को ईव टीजिंग का मतलब बतलाना पड़ेगा। पॉइंट सारे बताऊंगा मैं, तो पता नहीं कौन सा आ जाए। ईव का मतलब यहां शाम नहीं है, शाम। डॉग टीजिंग का मतलब क्या होता है? बताएं जरा, बताएं। डॉग टीजिंग का मतलब क्या होता है? सुना है कभी? गली के कुत्तों को छेड़ना, पत्थर मारना, उन पे गर्म पानी डाल देना, उनको लाठी से मारना, राइट, उनके कान मरोड़ देना, उनकी पूंछ में पटाखे बांध देना। चॉकलेट के खाली डब्बे उनको उनके मुंह की तरफ दिखा करके कि जैसे रोटी खाने को, और जैसे वो नजदीक आया और वो डब्बा आपने उसके मुंह में घुसा दिया। अब कुत्ते के हमारी तरह हाथ तो है नहीं कि कुत्ते ने ऐसे डब्बा खींच लिया। आप समझ गए मेरा इशारा? कुत्ता पता नहीं किस किस दीवार से टकराएगा, किस किस कंटीली झाड़ियों से टकराएगा, घायल हो जाएगा। अन्याय है ये, पशु क्रूरता है ये। ऐसे कुत्तों को छेड़ना आपकी क्या कहलाती है? डॉग टीजिंग। डॉग हटा दीजिए, एक वर्ड जोड़ा मैंने, ईव। अब कई लोग बोलेंगे शाम को छेड़ना, इवनिंग, मॉर्निंग। जी नहीं, ईव का मतलब होता है लड़की, कन्या, कन्या। हमें इसलिए पता है कि हमें यह पता है ईसाइयत में दुनिया में सबसे पहले केवल दो लोग आए थे। एक का नाम था एडम और दूसरे का नाम था ईव। एडम पुरुष था और ईव महिला थी, लड़की थी। इनके संपर्क और समागम से पूरी दुनिया बनी है। कुरान में इसका जिक्र है। दुनिया में केवल दो इंसान थे, एक थे बाबा आदम। बोले बाबा आदम के जमाने का, बोल सुना है कभी आपने? उसके पास एक रेडियो देखा बे, बाबा आदम के जमाने का, चलते चलते बंद रहता है, ठोकते हैं, फिर कमेंट्री आने लगती है उसमें रेडियो। बाबा आदम और दूसरी थी उसकी हमसफर हवा खातून। हवा
खातून। इसी तरह से एडम एंड ईव, एडम को मारो गोली, इसमें से निकालो ईव, ईव का मतलब होता है लड़कियां छेड़ना। इसमें क्या समर्थन में आप बोलोगे, आप बताओ जरा, क्या बोलोगे? अगर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मैं क्या इंग्लिश में लड़की छेड़ लूं और ये बोल के छेड़ूं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, यू नीड चेंज ऑफ मूड, change of attitude, mind. Sometimes fun going love is something, you know, that everybody should desire and need. Not always, but once in a day or say once in a month, eve teaching should be legalized. Legalized का मतलब जानते हो आप क्या? कानूनी बना देनी चाहिए। महीने में एक बार। There must be a permit. After teasing a girl, the police will stamp it and say that your 1 month quota is over now. Your next eve teaching will take place after a month. So this is a kind of healthy exercise. आप समझ गए मेरी भावना? ये बोल तो नहीं सकते ना आप, तो आपको इसे हर बार क्या ठहराना है? अन्याय, गलत, असभ्य, अपरिष्कृत, कुत्सित, घटिया विचारधारा के, निकम्मे, नकारा, नालायक लोगों का काम। न्यायोचित ठहरा सकते हो आप इसे? वृद्धाश्रम को आप न्यायोचित ठहरा सकते हो? नहीं ना, आलोचना करनी पड़ेगी ना, चाहे मेरे पिता हो चाहे तुम्हारे पिता हो। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट में क्या होगा? दोनों साइड जा सकते हो आप। अगर जिंदगी दे नहीं सकते तो जिंदगी छीनो तो मत। आई मस्ट से दैट कैपिटल पनिशमेंट शैल बी मेड कंपल्सरी इन इंडिया वंस we have developed the power of giving life to somebody. जिस दिन हम मरे हुए जिंदा करने की ताकत रखें, उस दिन हम किसी की जान ले सकते हैं। तो जो चीज हम दे नहीं सकते किसी को, वो हम किसी से छीन कैसे सकते हैं? और अपोजिट में जाओ इसके, तो क्या बोलोगे? थिंक अबाउट ए क्रिमिनल, अ ब्लडी क्रिमिनल, अ ड्रेडेड क्रिमिनल, अ हार्डकोर रेपिस्ट was raped a 7-year-old girl, and you are talking about the care of that man's life. He's already dead for the society. वो तो समाज के लिए पहले ही मर चुका है। So in my opinion, capital punishment should be compulsorily given to the rarest of rare cases wherein the brutality, the hardcore criminal mentality, and the never easygoing kind of man who would never correct themselves, those who are habitual criminal, should not be given any mercy, any pardon. Na क्षमा na maafi. They are to be given capital punishment without second thought, बिना दूसरी किसी सोचे। विदाउट सेकंड थॉट का मतलब है बिना सोचे। आया समझ में? और द सेम टाइम ये भी कह सकते हो, at certain point I must agree that if a woman she's a criminal, and if she has a common intention in a murder with another his male partner, and she was equally guilty in a murder case, in a double murder case, and if she is pregnant, such woman as a criminal should not be given capital punishment, because there is another life about to come. There is life about to come. समझ रहे हो ना? एक और जिंदगी आने वाली है, उसकी सांसें घुट गई तो वो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। Thirdly, I must suggest that those who are mentally absolutely retarded, absolutely insane people, those who don't know what is right and what is wrong, what is good and what is bad, such mentally sick people should not be given capital punishment. They should not be given this punishment, because they are not in the state of their mind. State of their mind का मतलब है, they are not in the state of mind का मतलब वो अपने बस में नहीं है उनका दिमाग उनके। They are guided by some other forces, वो दूसरी ताकतें उनको चलाती है। ऐसे लोगों को भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। Terribly old people across 80, physically challenged, absolutely sick and about to die, such people can also be relaxed from this capital punishment. Otherwise, this punishment should be legalized. There should be no second question, there should be no second thought, there should be no second debate over this.
नो फर्दर डिस्कशन, इन माई ओपिनियन। साथ में ये भी बोलोगे बार बार, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, थोपना नहीं है, इन माई ओपिनियन। करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th, इस पे शायद ही आया हुआ है वैसे, अब दोबारा शायद ही आया क्योंकि 12th के बाद सीधा आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या, अगेन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की, शॉर्ट सर्विस एंड कमीशन, परमानेंट कमीशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीएपीएफ में, यूपीएससी की एसी की एग्जाम लगती है, सीपीओ एसआई की एग्जाम लगती है, बैंकिंग सर्विसेज, यूपीएससी की सीसेट लगती है ना। इस पे तो आप बड़ी आसानी से बोल जाओगे, तो दैट इज नॉट ए बिग इश्यू। आवाज सुनना है मैं किस में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और इसमें आप टोक भी सकते हो मुझे, और मुझे कह सकते एक्सक्यूज मी सर, अभी आपने वो जो लाइन बोली थी फिर से बोल दे, हम नोट कर ले, अच्छी लगी। आपके दिल को क्या अच्छा लगता है नहीं लगता मुझे नहीं पता, आया समझ में? फिर एब्यूज ऑफ एल्कोहल, ऐसे टॉपिक आ जाए तो चांदी ही हो जाए। एल्कोहल के यूज का मतलब उपयोग, और एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, यानी कि दुष्प्रभाव। क्या बोलोगे एब्यूज अल्कोहल में? लीवर, हार्ट, फिर उसके बाद में ज्यादा बेहतर लेना है तो कार्डियो अरेस्ट। कार्डियो अरेस्ट का मतलब होता है आपकी जो बॉडी की में जो कार्डियो एलिमेंट है ना, हृदय से संबंधित, वो अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब गिरफ्तार हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। ये पॉइंट्स बना रहा हूं मैं, रफ पॉइंट्स दिमाग में, ठीक है। लॉस ऑफ सोशल स्टेटस, स्टेटस का मतलब आदमी का हर हैसियत, स्टेटस सामाजिक हैसियत, कितना पैसा कमाओ, बोले सीकर आड़ो जमाई था रहे, हाँ वो तो गाड़ी ले आवे तो घर का मकान है, वो तो आवजती वाली गाड़ी ले रहा है, वो क्या को सारे दिन दारू पीवे। मारवाड़ी आती है इन्हों तो साइकिल पर आवे ना, वो राधे श्याम जी बापड़ो मास्टर है 3rd ग्रेड में, वो चोखो साइकिल वाला 3rd ग्रेड का मास्टर ज्यादा अच्छा हो हमारी सास की फलानी डिगनी सास की नजरों में। और जो डिजायर ला रहे हैं, फॉर्च्यूनर ला, इनोवा ला रहे हैं जयपुर में, जिनका खुद का अपना 150 वर्ग गज में मकान है, उसके लिए सास क्या कह रही है, क्या कह रही है? मारवाड़ी में या हिंदी में इंग्लिश में जैसे, व्हाट द हेल सन इन लॉ, ब्लडी हैबिचुअल ड्रंकर, बोल रही कि नहीं वो इंग्लिश में? आप समझ रहे हो मेरा इशारा? किस मुंह से आप जाओगे अंदर घुसोगे आप? ऐसे जवाई के तिलक करती हैं सास तो देखती कहीं और है, हैं? पता है बेटी के साथ मारपीट करता है, पैसा है, घर है, 2 मंजिला मकान है, गाड़ी घोड़ा है, तो क्या हुआ? छोरी को सुख तो नहीं है? कारण कहां से आया? कारण कहां से है जो मैंने बोला? एल्कोहल का अब्यूज, राइट सर। एक वो जमाई है जो साइकिल से आता है, सत्य के धर्म पे जाता है, सत्य के धर्म के रास्ते आता है, धर्म के रास्ते चलता है, उसको उसके आंखों में झांक के तिलक करती है, आता रे जो राधे श्याम जी थे तो आओ ही को नहीं डालो, और हमारे यहाँ तिलक करती है तो भाई ये पानी है, टूटी आगी, पानी चला दे। आप समझ रहे हो तिरस्कार? देख रहे हो अगर शराब पीने वाला कोई जमाई है तो किस तरह का तिरस्कार होता है? इसको पॉइंट में लेना आपको। क्या? nobody gives respect to a person who is habitually alcoholic। अल्कोहल नहीं है वो, खुद अल्कोहल नहीं है, वेल वो है अल्कोहलिक, नशेड़ी, दारूबाज, दारूखोर जो आपकी भाषा में बोलते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? फिर लॉस ऑफ सोशल स्टेटस भी है, उसके अलावा मनी क्राइसिस। A man who is habitually drunkard and who drinks too much will always be in money crisis, and that would result to loss of education, loss of education for his children,
So I find at the end I must say finally, to summarize my whole point, to conclude my statement, I must say that alcohol is the root cause of every bad thing. Alcohol is the root cause. Root cause मतलब समझ रहे हो ना, पूरी की पूरी जड़ है of every bad thing. हर बुरी चीज की जड़ी alcohol है. Moreover, when we talk about speedy driving cases, we have seen that if a man who is normal, like a normal man, he drives with a clear attention and care on any express highway. But if a drunk man under the influence of alcohol would see no limit of speed. Why? Because his mental equilibrium is lost. He doesn't have the capacity to judge what is right and what is wrong. He will drive the vehicle with over-speed gear. And that would certainly, at any point of time, on a sharp turn, on a dead end, he might lose the control of steering, eventually causing his on-the-spot death. भगवान की सौगंध है, मां सरस्वती की सौगंध है, मैं भी आपके सामने ही देख रहा हूं इन सबको, ये सब आपके सामने देख रहा हूं, नहीं देखा मैंने पहले ऐसे इनको ला करके, उन्होंने सेट किया, विनोद जी ने दिया उनको, उन्होंने सेट किया, वो चला दिया है ना, और हम आपके सामने बोले जा रहे हैं. क्या बोला आपके सामने? डेड एंड, शार्प टर्न, अल्कोहल में लाना ही पड़ेगा आपको, क्या लाओगे नहीं तो? 8 PM, सुबह रंगीन शाम हसीन, मिल बैठे दो यार, ऐसे थोड़ी बोलना वहां. अब कई लोग ऐसे इसमें भी आ जाएंगे. अ लिटिल कंजम्पशन इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट इंक्रीजेस द केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी, मेकिंग यू हेल्दी एंड फिट. और मॉडरेटर तुरंत आपका चेहरा देख लेगा. ये आवाज आई कहां से? साफ साफ क्या कह रहा था आपको? अल्कोहल के अब्यूज. हेडिंग क्या थी? अब्यूज. किसके अंदर क्या दुष्प्रभाव बुराई है? आपसे पूछा ही नहीं था अच्छा ही, फिर तो आप ये बोलो आदिकाल से संत पीते आ रहे हैं, हमारे देवता पीते थे. बुराई पीने में नहीं मित्रों, बुराई पीकर बहकने में है. समझ गया आप मैं क्या कह रहा हूं? है? एक बार भी आपको यहां यह नहीं बोलना था कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग रहता है. कब? एक पैक दारू रोज. कई लोग बहक जाते हैं पीते समय नहीं, जीडी में. अरे पढ़ा तो था यार, हाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कम करता है, लीवर हेल्दी रहता है यार उससे. हमने भी पढ़ा बॉस, तुमसे ज्यादा बायो आती है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं बॉडी में उनको डिसॉल्व कर देता है. बट हमें तो इसकी उपयोगिता पर बोलना ही नहीं है ना, कि नहीं फिर तो तुम ये भी बोलो कि मुल्क चल रहा है बेवड़ों की वजह से. देश का 60% रेवेन्यू जीडीपी का कहां से आता है? दारू से. पहले जौ बिकता मंडी में, जौ पे टैक्स, फिर बियर फैक्ट्री में जाता, वहां चुंगी, फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री पे एक्साइज ड्यूटी, उत्पादक शुल्क, फिर रिटेलर के पास आया, स्टॉकिस्ट के पास आया ट्रांजिट शुल्क, फिर दुकान पे आया जीएसटी, फिर हमने तुमने पिया, खाली बोतल तक बिक गई. क्या बुराई क्या अल्कोहल में? आप समझ गए मेरा इशारा? बहस करने वाले ये भी बहस कर सकते हैं, कहने वाले. लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं, आपको कल भी मैंने याद दिलाया था, याद है? जो सब्जेक्ट मैटर है उससे 1 इंच भी आपको दाएं बाएं, याद है ना कल वाला लेसन? मैंने बोला था ना आपको, जो चीज आपको नहीं पूछी है वो आपको नहीं बोलनी है. वायलेंस इन सिनेमा, पॉजिटिव कुछ होगा ही नहीं, नेगेटिव मारते चलो. वीमन एम्पावरमेंट, नेगेटिव कुछ होगा ही नहीं, पॉजिटिव मारते चलो. आया समझ में? अब बात आती है प्रखर वक्ता होने की,
कि वक्ता से प्रखर वक्ता, यानी कि स्पीकर से क्या बनना था, ऑरेटर। ये जब लाइन आती है, आज तक किसी ने किसी जीडी में एयरफोर्स के नहीं बोला होगा, एसएसबी में नहीं बोला होगा। मेरी चैलेंज है, लिख के दिखा दे कोई, मैं मान जाऊंगा। विमेन एम्पावरमेंट में कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, खूबसूरत बोला, शानदार बोला, ठीक है ना। विमेन एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हो किसी की डिस्कशन राउंड में, तो हमको ये कहना पड़ता है कि नारी सशक्तिकरण हुआ नहीं है अभी। नारी सशक्तिकरण अपने क्रमिक विकास पे है और जबरदस्त जरूरत है विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि सतयुग त्रेता युग से वैदिक काल से ही हम देखते आ रहे हैं नारी प्रताड़ित थी, नारी शोषित थी। 4000 साल की इस प्रताड़ना को, शोषण को हम 4 दिन में, 4 महीने में, 4 वर्ष में समाप्त नहीं कर सकते। तो विमेन एम्पावरमेंट 1 दिन की, 2 महीने की, 1 वर्ष की, 1 वर्षगांठ की बात नहीं है कि एक एनिवर्सरी मना ली हमने और कह दिया नारी का सशक्तिकरण हो गया। सशक्तिकरण की शुरुआत सीता के समय से होनी चाहिए थी, जब गर्भ में पल रहे शिशुओं को लेकर के उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। सशक्तिकरण दुष्यंत की उस पत्नी शकुंतला के साथ होना चाहिए था, जिसके साथ विवाह करने के पश्चात, विवाहोत्तर संबंध बनाने के पश्चात भी दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सशक्तिकरण उस अहिल्या का होना चाहिए था जिसके पति गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया कि पत्थर की हो जाओ। अत्याचार, अन्याय तो वैदिक काल से, सदियों से, त्रेता युग, द्वापर युग से होता रहा है। हमने 1 साल फीता काट के वर्षगांठ बना ली, मोमबत्ती बुझा दी और मान लिया हो गया नारी का सशक्तिकरण। कसम है, मॉडरेटर आपको ऐसे दिखेगा। समझ रहे हो आप? रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर कोई ढंग से बोल सके तो। इंग्लिश में बोलेंगे सेम चीज, थोड़ी लाइट करके बोलेंगे, नहीं तो बोल नहीं पाओगे आप। When you talk about the women empowerment is needed by Ahilya, who was converted into the image of stone by her own husband, Gautam Rishi. Women empowerment is needed for Shakuntala, whose husband, after legally marrying her, had a relationship and abandoned her and did not identify. She was shedding tears. How could you forget a woman whom you have given you the ring, whom you have legally married, and next day you say, I don't know you? That is empowerment. I'm afraid, I'm sorry, some of you may not agree, but with apologies. साथ में ये भी, but with apologies. माफी के साथ. A truth will always remain truth. अब वो वाला ठोलोगे, a fact is a fact always. लिखो, a fact is a fact always. A fact, ए वाला है ना, सुबह बताया था. A fact is a fact always. Is a fact. गलत नहीं लिखेगा कोई. जैसे बोलूं वैसे लिखोगे, नहीं तो ग्रामर टूट जाएगी. ये कहां घुसाना था? कहां पे? विथ अपोलॉजीज यू मे नॉट, some of you, half of you may not agree with my point for some reasons, but के बाद a fact is a fact always. सच तो सच ही रहेगा. I truly believe that empowerment is not a single day job. Empowerment को एक दिन का काम नहीं है. Because our women are weak, helpless since Vedic ages. दिया ना एग्जाम्पल अहिल्या का, गौतम का. किस काल की है? त्रेता की बात है ये, त्रेता युग की. 4000 साल के बाद भी हम कह रहे हैं नारी का सशक्तिकरण.
जिस दौर में सबसे पढ़े लिखे संत मुनि थे, सबसे ज्यादा नारी पर अत्याचार उसी दौर में हुआ था। हमने तो क्या किया है? शूर्पणखा की नाक काट ली गई थी, कसूरवार थी तो क्या हुआ? बहन बेटी तो थी किसी की। तो वापस चलें उस पे। टाइम हो गया। प्लास्टिक बैग ठीक है, करप्शन छोड़ दो, क्योंकि जिस मुल्क में ये बीमारी ही नहीं है, जश्न है अपने मुल्क में। ये तो गिरा ही है ना, 1600 करोड़ का पुल बना ही नहीं, उद्घाटन ही नहीं हुआ, पुल गिर गया। टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा बेहतर आएगा। इससे तो अच्छा होगा कि आप इसरो या नासा पे, कुछ नासा पे या इसरो पे कर लो डिबेट। आ रहा है समझे? एक चीज जो इसमें नई जोड़ी है वो मैं जुड़वा दूंगा आपको, ये पीडीएफ मिलेगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म। आ गया समझे? सुना है ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम? इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना। द न्यू एरा ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का एक नया दौर आ गया है। 4 उंगलियों के बीच पूरी दुनिया पसर कर आ गई है। बसों की भीड़, धक्के, ट्रैफिक का धुआं, लाल लाइट, हरी लाइट, बत्ती, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, घुटन, इंटरवल में बाथरूम जाना आना, अपनी सीटों की तलाश करना, रेंगते हुए। दौर खत्म, नया दौर शुरू हो गया। घर बैठकर सीधा तकिए के ऊपर अटैच लेट बाथरूम के अंदर बैठ करके और किसी भी नई मूवी को, नई सीरीज को वॉच करो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। यही है ना उसकी टेक्नोलॉजी। बट अगेन इसमें भी अच्छाई बुराई होगी। लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ पेशेंस, और सबसे बड़ी बात लॉस ऑफ स्लीप। क्योंकि सबसे अच्छा नेटवर्क बिंज करते हैं रात को, क्योंकि रात को 12 से सुबह 6 तक डेटा फ्री। तो रात को बिंज करने के चक्कर में रात भर बिंज ही हो गए, सुबह उठे ही नहीं। पता चला ले इंटरव्यू था अपना अपोलो टायर्स में, हैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए जाने वाले थे, नहीं जा पाए। हर चीज़ की अच्छाई, हर चीज़ की बुराई। और एक ऑनर किलिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? बर्निंग टॉपिक है। इसी को हम जोड़ते हैं किस में? ऑनर किलिंग कहाँ से होती है? यस सर, ऑनर किलिंग तब होती है जब हम क्या करते हैं? इंटरकास्ट या इंटरगोत्रा, इंटरकास्ट और इंटरक्लैन, एक शब्द है इंग्लिश में क्लैन। इंटरकास्ट और या इंटरक्लैन, राइट? इंट्राक्लैन, सॉरी, एक ही में। इंटर तो कास्ट हो गए और क्लैन क्या हो गया? गोत्र सेम हो गया। आपको बता दूं जिसको नहीं पता हो, इंटर का मतलब होता है अलग, है ना? इंटरकास्ट अलग अलग जाति में, और इंट्रा होते हैं इसका मतलब एक ही। सुन रहे हो? इंट्रा माने एक ही, सेम, और इंट्रा क्लैन एक ही गोत्र। एक गोत्र में भी गोलियां चल जाती है, भाई बहन हो जाते हैं। ये उल्टा कर दिया। एक लड़का बहुत शानदार ऑनर किलिंग करके गया और उसको क्या मिला? इंट्रा क्लैन मैरिजेस। पूरा कंटेंट उसका तैयार था बेचारे का, पूरी सामग्री तैयार थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि ये चीज सेम है। एक गोत्र में शादी होती है, माँ बाप गोली मार देते हैं कि नहीं छोरे को या छोरी को? छोरी का भाई मार देता है। थू थू हो रही है। लड़के छेड़ने वाले बोल दे तू तेरी बहन के, तू उसको जीजा बोलेगा या भैया बोलेगा? अगला आया शाम को, रात को आदमी वो फायरिंग कर दी, लाइसेंस की बंदूक थी, खोल दी, भेजा खोल दिया। क्या हुआ? बोले मार डाला। क्यों? इंटरकास्ट, इंट्राक्लैन। इसमें एक वर्ड डालोगे, वही सोशल अभी बोला था। किसमें? याद रखो, किसमें? अल्कोहल पे बोला था सबसे बुरा असर क्या होता है? आदमी का सामाजिक रुतबा और हैसियत उसकी घट जाती है। इंटरकास्ट मैरिजेस रिड्यूसेस दी सोशल स्टेटस। इट इज बिकॉज पीपल दे डू नॉट रेस्पेक्ट सच एंटी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। परंपरा के विरोधी गतिविधियां जो होती है, समाज विरोधी, परंपरा विरोधी गतिविधियां, उसको लोग पसंद
नहीं करते. पीपल स्टॉप टॉकिंग टू यू. योर फैमिली मेंबर्स, दे स्टॉप टॉकिंग टू यू. दे स्टॉप टॉकिंग टू यू. अदरवाइज कुल मिलाकर के क्या होगा फिर? जैसे कोविड-19 में क्वारंटाइन होते थे ना, वैसे इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल क्या होते हैं समाज से? इंटरकास्ट करने वाले कपल समाज से क्या होते हैं? बोलिए. अरे वर्ड, ये वही वर्ड यूज करना आपको. उनको क्या कर दिया जाता है? क्वारंटाइन कर दिया जाता है. बोलते हैं गांव बाहर, आज से तू थारा मैं हमारे, कोई एक दूसरे से नहीं, बेटी व्यवहार नहीं, कोई बोलचाल नहीं, कोई व्यवहार नहीं. तो जात बाहर हो गए, गांव बाहर हो गए, समाज बाहर हो गए, तो क्या तो क्वारंटाइन हो गए कि नहीं? आपको केवल क्वारंटाइन कोविड में ही क्यों नजर आता है? उसमें तो 14 दिन के अलग करते हैं, 21 दिन के अलग करते हैं, फिर ले आते हैं घर में. इसमें तो जिंदगी भर के लिए क्वारंटाइन हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? टॉपिक उठाओगे, इसकी पीडीएफ का मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, देख लेना. टेलीविजन ऑनर किलिंग और कुछ और हैं छोटे मोटे. चाइल्ड लेबर, ग्लोबल वार्मिंग, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट देखना. ज्वाइंट फैमिली बनाम न्यूक्लियर फैमिली. अच्छा, कई बार आपके बनाम से भी आ सकते हैं वर्सेज न्यूक्लियर फैमिली. तो इस पे आपको पक्ष में बोलना है, इसके आपको विपक्ष में बोलना है. क्योंकि आज भी दादा दादी को साथ रखोगे, भाई बहन को साथ रखोगे, माँ बाप को साथ रखोगे, तो परिवार वही होगा. फिर मोबाइल फोन्स की बजाय तो आप इसे कह ले सकते हो इंटरनेट. इंटरनेट, और इसके पीछे लगा दो एक वर्ड, क्या बोलो? अभी अल्कोहल में लगाया था ना, अल्कोहल के दुष्प्रभाव, तो इसमें लगा दो अब्यूज ऑफ इंटरनेट. किसी को पर्सनलाइज मत करना, सब कुछ बोलना. गंदी फिल्में, गंदे चलचित्र, गंदे है ना शायरियां, गंदे डायलॉग, सब बोलना. लेकिन ऐसे मत बोल देना मियां खलीफा, सनी लियोनी. सुन रहे हो ना, नंबर कट जाएंगे. किसी का नाम नहीं लेना है. इंग्लिश में नियम क्या है? जीडी के अंदर और डिबेट के अंदर आप किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते. बेहतर तो इससे अच्छा बोलो, देयर आर सो मेनी वीमेन अराउंड. भरी पड़ी है औरतों की ऐसी दुनिया इंटरनेट पे. नाम तो नहीं लिया ना आपने. देयर आर सो मेनी वीमेन अराउंड, एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल वुमेन, बट आई एम सॉरी टू से दैट दे आर इन द डर्टी internet abuse business. Sometimes you have seen that a man is going viral because he tried to access the internet against the protocol of the society, and now he is frequently blackmailed by the women to pay through either UPI or transfer, and man, he has no relief. Every now and then, every month, he has to deposit the money in the account of that woman, otherwise she will make the life hell. नहीं तो वो जिंदगी नर्क बना देगी. So I am of the opinion, in my opinion, a fact remains always a fact. You agree or not, you believe or not, internet is absolutely killing our traditional values. हमारी जो परंपरागत मूल्यों को उस पर प्रहार करते जा रहा है, मानो या न मानो. When you believe or not, यकीन करो या मत करो, you agree or not, आप सहमत हो चाहे मत हो, दोनों बोलते रहो बीच बीच में. आया समझ में? नोट्स बनाते रहो जो मैं बोलूं. चूक जाओ, किसी को पकड़ो. देखो कुछ 2 3 4 5 लोग शानदार नोटिंग कर रहे हैं, आपस में उनकी ले लो, आप बोरो कर लो एक दूसरे से. मैं तो चाहूंगा ऐसी जीडी में घुसो जहां आपके जो आप लोग अलग अलग जीडी में जाओगे ना, वहां शायद आप अपनी टीम के लीडर होगे. देख लेना. आ रहा समझ में? और पॉइंट्स है. पॉल्यूशन पे छोड़ दो, इंटरनेट को ले ही लो अब्यूज में. चाइनीज प्रोडक्ट इकोनॉमी पे रिलेटेड है. इंडिया में पॉवर्टी करनी, कंप्यूटर, सेक्सुअल हरासमेंट, ये ईव टीजिंग में आ गया. इसको प्रिपेयर करो चाहे ईव टीजिंग को प्रिपेयर करो, दोनों सेक्सुअल हरासमेंट है. बस थोड़ा सा फर्क है. सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और उसमें केवल टीजिंग होती है, तो वो 151 में बंद होता आदमी. इसमें 375 76 लग सकती है. इतना ही फर्क है. सजा का पैमाना दोनों में कम ज्यादा है. उसमें अगले दिन जमानत हो जाती है. किसमें? ईव टीजिंग में. नेक्स्ट डे 151 में मजिस्ट्रेट बंद कर देता है, शांति भंग और जो भी है. इसमें 375 376 377 लगती है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है. नॉन बेलेबल ऑफेंस लिख लो, मुझे याद है. नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध. तो बोलोगे इन माय ओपिनियन ऑल द केसेस ऑफ रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट शुड बी मेड नॉन बेलेबल ऑफेंस. इजी बेल इज द ओनली रीजन ऑफ ग्रोइंग क्राइम्स. ये आसान बेल जो होती है ना, जमानत, ये सब बढ़ते अपराधों की क्या है? जननी है. जड़ नहीं, हर बार जड़ी मत बोलो, जननी है ये अपराधों की. सो द केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट,
the bail decision and the bail power must be very strict. Strict का मतलब कठोर. Clear? Thank you. Good luck for the next class. Read all these very carefully. Until tomorrow, say then bye-bye. Take care. God bless you.